क्लास 12th ज्योग्राफी। हमने हमारी पिछली क्लास में भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ टॉपिक जैसे जनसंख्या के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। तो देखिए, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रभाव तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई बार जनसंख्या से संबंधित हिंदी में, सामाजिक ज्ञान में कई चीज़ें पढ़ी है। फिर भी मैं PDF भेजूंगी, उसके अंतर्गत इनके कारण और प्रभाव उसमें भेज दूंगी। अब जो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, विश्व जनसंख्या। देखिए, ये एक डायग्राम है, उससे पूरी विश्व जनसंख्या की बारे में इन्होंने बताया है। पहले है वितरण, जैसे जनसंख्या किसे कहते हैं, हमने हमारी अगली क्लास में पढ़ा था। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार, इस फैलाव को ही जनसंख्या कहते हैं। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार फैले हैं, है ना, उसको क्या कहेंगे, जनसंख्या वितरण कहेंगे। भाई कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पर रहने वाली जो लोगों की संख्या है वो तो क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी। अब वितरण क्या होगा कि किस प्रकार फैले हैं, कहीं संघन जनसंख्या है, कोई विरल जनसंख्या। ये वाली बात हम पिछली क्लास में कर चुके थे, एक बार फिर कर रहे हैं। अब विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। केवल 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। यानी ये जो हमारा पूरा विश्व है, इसके 100% अगर भूभाग माने तो इसके 10% भूभाग पर विश्व की 90%, 10% भूभाग पे तो क्या है, 90% जनसंख्या रहती है, और 90% भूभाग है उसमें सिर्फ 10% जनसंख्या रहती है। तो उसके कारण खूब कई हैं, जैसे हमने कल हमारी अगली क्लास में पढ़ा था कि भाई इसके कारण क्या है, कि वहाँ का धरातल कैसा है, वहाँ का जलवायु कैसी है, आर्थिक संसाधन वहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें उसको प्रभावित करेगी जनसंख्या रहने को। अब देखिए, मात्र 10 देशों में विश्व की 60% आबादी निवास करती है। अब ये जो 100% जनसंख्या हम विश्व की मानते हैं, जो कि 10% भूभाग पे रह रही है, वो भी सिर्फ कितने, मात्र 10 देशों में कितने प्रतिशत है, 60% जनसंख्या निवास कर रही है। चीन और भारत विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश है। ये बात हमने हमारी पिछली क्लास में भी कर ली थी। देखिए, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है प्रिंट, तो उसको आप जूम करके देख लिया कीजिए, ताकि आपको, अगर मैं इसको टुकड़ों में बांटते छोटा हो जाता, पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने ये पूरा एक चित्र बनाया के हिसाब से आपको समझाया, तो इसको आप जूम कीजिएगा। हालांकि दिखाई दे रहा है साफ, फिर भी अगर नहीं दिखाई देता है तो आप इस जो स्लाइड है इसको आप जूम करके देखिएगा। अब देखिए, घनत्व की हमने पिछली क्लास में भी बात कर ली थी। घनत्व कुल जनसंख्या और बटा कुल क्षेत्रफल, यानी एक क्षेत्र के अनुपात में वहाँ की कुल कितनी जनसंख्या है, उसको हम घनत्व कहते हैं। और ये इसका जो निकालने वाला सूत्र ये है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उसको ढंग से देख लीजिएगा। संघन आबाद, यानी जहाँ पे जनसंख्या क्या है, ज़्यादा मात्रा में, यानी संघन क्षेत्र, हमने पिछली क्लास में बात करी थी संघन और विरल की, है ना। तो संघन आबादी वाले क्षेत्र हैं उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या कैसे रहती है, संघन रूप में निवास करती है। अब विरल क्षेत्र में कौन सी है, ध्रुवीय क्षेत्र, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल और उच्च वर्षा के क्षेत्र। यानी जहाँ पे जनसंख्या कम मात्रा में निवास कर रही है, वो कौन कौन से क्षेत्र हो गए, एक तो ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवों पे क्या होगी, जनसंख्या कम निवास, कम मतलब कम आबादी रहेगी। शीतल मरुस्थल रहेंगे, यानी जैसे ऐसे क्षेत्र, ऐसा मरुस्थल, देखो मरुस्थल 2 प्रकार का होता है। एक तो उष्ण मरुस्थल जिसमें से रेत है, जैसे हमारा जैसलमेर और बाड़मेर वाला क्षेत्र है। एक शीत मरुस्थल वो होता है जो कि सिर्फ बर्फ से ढका होता है ना। तो ऐसे क्षेत्रों में भी क्या रहेगी, जनसंख्या कम रहेगी। उष्ण मरुस्थल, जैसे जैसलमेर वाला क्षेत्र हो गया, वो उष्ण मरुस्थल। उच्च वर्षा के क्षेत्र, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, वहाँ पे भी जनसंख्या क्या होगी, कम संख्या में निवास करेगी। अब है मध्य आबाद। देखिए, ये मेन पॉइंट है, आपके बुक में इसको विस्तारित रूप से बता रखा है। तो विस्तारित रूप की भी बात हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम विस्तारित रूप से बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ मेन पॉइंटों को मैंने एक पूरे पार्ट का निचोड़ लिया ताकि आपको पता चलेगी कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं।
जैसे पिछली क्लास में हमने भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे निम्न मतलब किस वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी थी, जनसंख्या किसे कहते हैं, घनत्व क्या है, वितरण क्या है, ये सब हमने बात करी थी। वैसे अभी हम विश्व की, और हमने उसको कुछ चीज़ों को था शॉर्ट में पढ़ा था, उसका निचोड़ पढ़ा था, और कुछ का हमने विस्तारित रूप से पढ़ा था। तो वैसे ही आज जो हम विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका हम अभी तो इसका जो मेन चीज़ है, जो मेन है निचोड़ है इसका रस, वो देख रहे हैं। और इसका जो विस्तारित रूप, अगर आप कहेंगे कि नहीं बहन जी हमें विस्तारित रूप से और समझाइए, हाँ हालांकि अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसका कुछ और विस्तारित रूप बताऊंगी, परंतु मेन जो चीज़ें हैं वो यही है, उनको ही आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने वाली ये सारी चीज़ें मैंने इस जो हमारी क्लास है उसमें मैंने आपको बता रही हूँ मैं। अब देखिए मध्य आबाद वाले, देखो संघन आबाद वाले क्षेत्र तो ये हो गए उत्तर पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, तो ये आपको सारे याद करने हैं, ठीक है ना। और जो विरल आबाद वाले हैं, जो ये वाले क्षेत्र हैं, कौन से, ध्रुवीय क्षेत्र, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल और उष्ण वर्षा के क्षेत्र। अब है मध्यम आबादी, यानी जिसमें मध्य है, दक्षिणी भारत, नॉर्वे, स्वीडन, पश्चिमी चीन और पूर्वी यूरोप। इसमें मतलब न तो ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है और नहीं निम्न, बीच वाला जो क्षेत्र है, एक तो हमारा दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, एक नॉर्वे का क्षेत्र है, और एक किसका क्षेत्र है, ये पूर्वी यूरोप का। अब देखिए जन्म दर, मृत्यु दर। अब देखो जनसंख्या परिवर्तन के घटक, अब कोई भी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन हुई तो उसके घटक क्या हैं, किन कारणों से हुई, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास परिवर्तन के प्रमुख घटक। अब देखिए एक तो अगर जन्म दर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई, या फिर जनसंख्या कम हो गई, मृत्यु दर हो गई, यानी कोई महामारी फैल गई, अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया, कोई भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ गई, तो भी क्या होगी, जनसंख्या कम हो जाएगी। या फिर क्या होगी, जन्म दर बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी तो जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। तो प्रवास का भी हमारे एक है लेसन, उसमें हम इसको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो ये सब प्रमुख घटक क्या हैं, जनसंख्या परिवर्तन के ये घटक हैं। 50 करोड़ से 1 अरब होने में 200 वर्ष का समय लगा। अब देखिए जो हमारे विश्व की जनसंख्या थी 50 करोड़ से 1 अरब हुई, तो 200 सालों में 1 अरब हुई थी, और 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा। और 5 अरब हुई फिर विश्व की जनसंख्या, और उसको 6 अरब होने में कितने समय लगा, सिर्फ मात्र 12 वर्ष लगा। यानी पहले तो क्या हुई थी, जो जन्म दर थी वो क्या थी, वृद्धि थी, वो उसकी जो हम कह सकते हैं अवस्था थी, बिल्कुल धीरे गति से उसकी वृद्धि हो रही थी। और फिर जो बाद वाले अभी जो पहले वाले सालों में तो जो वृद्धि दर हुई वो धीमी गति से हुई, और अभी वाले जो साल थे उनमें जल्दी ही वृद्धि दर होगी। जो 5 अरब से हम 6 अरब कब हो गए, 12 वर्षों में हो गए। और 50 करोड़ से 1 अरब होने में कितने साल लग गए थे, 200 साल लग गए थे। इस प्रकार ये जनसंख्या के लिए एक बहुत बड़ा ये इस प्रकार परिवर्तन हुआ। लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब, यमन उच्च वृद्धि वाले देश हैं। यानी यहाँ पे जो ये एशिया के क्षेत्र हैं, ये क्या है, मतलब यहाँ पे सोमालिया जो कहाँ का है, अफ्रीका का है ना। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जनसंख्या क्या हो रही है, जो वृद्धि दर होती है वो बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की होती है। यानी जैसे अभी यहाँ पे हमने बताया था ना वृद्धि दर, कि भाई एक तो 50 करोड़ से 1 अरब होने में हमें 200 साल लग गए थे, और एक 5 अरब से 6 अरब होने में कितने, सिर्फ 12 वर्ष ही लगे। तो इसको क्या कहेंगे, ये जनसंख्या में जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, वृद्धि दर। तो जो ये सोमालिया, ये जो अफ्रीका का है, यमन, सऊदी अरब, ये सब जो है एशिया के, इनमें क्या हुआ, इनकी वृद्धि दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि दर ज़्यादा है यहाँ की। लेटविया, एस्टोनिया, रूस, अल्बानिया, जर्मनी, पुर्तगाल निम्न वृद्धि वाले देश हैं। यहाँ पे जो वृद्धि होती है पुर्तगाल में, जैसे जर्मनी जो कि यूरोप में है, तो यहाँ पे जो वृद्धि होती है बिल्कुल धीमी गति से यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि होती है। देखिए इसमें मैप भरवाऊँगी मैं, तब आपको ये सारे देशों के बारे में कौन सा किस महाद्वीप में है मैं उसमें बता दूँगी। अब देखिए प्रभाव, संसाधन का ह्रास व पर्यावरण निम्नीकरण। अब क्या होगा, अगर जनसंख्या या तो घटेगी या बढ़ी, दोनों ही कारण हो सकते हैं, घट भी रही है और बढ़ भी रही है ना। जैसे इसने कहा कि जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, इनके कारण।
अब संसाधनों का, अब जैसे जनसंख्या बढ़ गई तो क्या होगा, संसाधनों का ह्रास होगा। जो हमारे जितने भी संसाधन है, पानी की कमी आएगी, खनिज तत्वों की कमी आएगी, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण, जनसंख्या बढ़ी, कारखाने खुले तो पर्यावरण का क्या कर दिया उन्होंने, ह्रास कर दिया। तो ये प्रभाव क्या पड़ सकता है, एक तो जनसंख्या का ह्रास हो सकता है और एक पर्यावरण का निम्नीकरण, मतलब जो उच्च स्तर का हमारा पर्यावरण था उसका इन्होंने, जनसंख्या वृद्धि के कारण लकड़ियाँ कटेगी, सभी प्रकार की चीज़ें ज़्यादा अच्छी होगी जनसंख्या के कारण, तो पर्यावरण का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। अब है बीमारियां व एड्स जैसे संक्रमण रोग। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण बीमारियां बढ़ेगी, कई प्रकार की बीमारियां होंगी, एड्स जैसे कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। अब दूसरा है विकास का अवरोध होना। अब एक तो देखिए, जैसे एक परिवार है उसमें 10 जने हैं और एक परिवार है उसमें 4 जने हैं, दोनों की जो आर्थिक स्थिति है 10-10 हज़ार है, तो ज़्यादा विकास किसका होगा, जो 4 जने हैं उनका ज़्यादा विकास होगा ना। तो वो स्थिति किसी देश की या क्षेत्र की रहेगी। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, वहाँ का विकास क्या हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा। प्राकृतिक विपदाएं व युद्ध। अब देखो हर प्रकार की समस्याएं रहेगी, है ना। पर हमने क्या किया, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी, हमने हमारे प्रगति में क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि हमें ईंधन चाहिए, हमें मकान बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पेड़ों को काट रहे हैं, तो प्राकृतिक आपदा आएगी। प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो क्या आएगी, प्राकृतिक आपदा आएंगी। और अब जैसे आर्थिक स्थिति कमज़ोर होएगी, एक दूसरे से हम क्षेत्र विस्तार के कारण या और कई प्रकार के लालचों की पूर्ति करने के कारण एक देश दूसरे देश से क्या करेगा, युद्ध करेगा। तो इस प्रकार की ये स्थिति, इन जनसंख्या के प्रभाव से ये स्थिति उत्पन्न होगी। अब इसमें नियंत्रण कैसे है, परिवार नियोजन, सुख सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार। एक तो परिवार नियोजन जैसे आंदोलन सरकार के द्वारा चलाए जाएंगे तो उससे भी क्या होगा, जनसंख्या पे हम नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे। और शिक्षा का प्रचार और प्रसार, जब लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो उनको ज्ञान होगा कि जनसंख्या वृद्धि होने से हमें क्या क्या हानियाँ हो रही है, इन सब का उन पर विचार करेंगे तो हम जनसंख्या पे क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए एक चार्ट के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप है ना कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि बहन जी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में आपको वापस उसका मैं प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। और ये एक मैंने सिर्फ मेन पॉइंट के रूप में इसको डायग्राम है, ये इसका विस्तारित रूप है वो हम हमारी अगली क्लास में देखेंगे। अब देखिए, अब एक पार्ट के ऊपर हम नज़र डालते हैं कि इस पार्ट में और क्या चीज़ें हैं वो देखिए। हालांकि जो मेन चीज़ थी वो हमने चार्ट के रूप में देख ली है, आप उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, अपने आप समझ आएगा। बहुत सरल से पार्ट है, जो ये कुछ पार्ट है वो जनसंख्या से कुछ, हाँ आपको आंकड़े याद करने पड़ेंगे पर अच्छे पार्ट हैं। किसी देश की जनसंख्या का उसका वास्तविक धन होती है, यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अब भाई अगर किसी देश में जनसंख्या नहीं होगी तो उस देश का मतलब ही नहीं है ना। तो और ये लोग क्या करेंगे, संसाधन जितने भी देश में संसाधन हैं, चाहे कृषि संबंधित है, चाहे खनिज संबंधित है, चाहे पर्यावरण संबंधित, सब संसाधनों का प्रयोग कौन कर रही है, जनसंख्या ही करेगी। और वहाँ की नीतियाँ कि भाई हमारे देश का कानून ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार की शासन व्यवस्था सब कौन निर्धारित करेगी, जनसंख्या करेगी। तो किसी देश के लिए जनसंख्या तो अनिवार्य ही है ना। किसी देश की जनांकीय विशेषता जैसे जनसंख्या में कुल पुरुष, स्त्रियां, बच्चों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या तथा उनकी स्थिति का ज्ञान जनसंख्या के अध्ययन से होता है। अब देखो हमने जनसंख्या पढ़ी, जैसे हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था, हमने देखा था कि भाई जनघनत्व कितना है, यानी एक प्रति किलोमीटर में, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, है ना। तो हम जब जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कुल कितने पुरुष हैं, हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कितनी स्त्रियां हैं, किस हिसाब से हमारे जन्म दर हो रहा है, किस हिसाब से मृत्यु दर हो रहा है, कितने हमारे देश के लोग हैं जो कि दूसरे देश में चले गए, प्रवास कर गए। नगरीय जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। देखिए एक हमारा लेसन है जनसंख्या संरचना, जिसमें हम भारतीय जनसंख्या की इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले तो ये पढ़ लिया कि भाई भारत की जनसंख्या इतनी है, ये वाला राज्य है जिसमें इतनी जनसंख्या है, ये वाला राज्य जिसमें इतना घनत्व है। अब जो हम लेसन पढ़ेंगे कि भारत जनसंख्या का, उसमें हम देखेंगे कि नगरीय जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये सब आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ों का हमें ज्ञान कब होगा, जब हम जनसंख्या का अध्ययन करेंगे।
ठीक है। तो हमें हमारे पूरे देश की स्थिति का पता चलेगा कि भाई देश में इतने लोग हैं, इतनी जन्म दर है, इतनी मृत्यु दर है, इतने नगरीय जनसंख्या है, इतनी ग्रामीण जनसंख्या है। भूपृष्ठ पर लोगों को फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। ये विश्व में बड़ा ही असमान है। अब क्या है, हमने कल भी बात करी थी कि भूपृष्ठ पर जितने भी लोग हैं रहते हैं उनके फैलाव को क्या कहेंगे, हम जनसंख्या वितरण कहेंगे। और ये विश्व में बड़ा असमान है। जैसे अभी पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि हमारे विश्व में 10% भूभाग पर तो 90% जनसंख्या निवास कर रही है, और 90% भूभाग पर सिर्फ 10% जनसंख्या ही निवास है। जैसे ये विश्व है तो इसका जो एक 10% भाग है उस पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, 90%। और जो ये 90% भूभाग है इस पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, सिर्फ 10%। आया ना समझ में? इतना मतलब एक क्षेत्र तो ऐसा है कि जहाँ पे बिल्कुल संघन जनसंख्या है, और एक क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे बिल्कुल विरल जनसंख्या है। ये देखो, सेकंड पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया है कि विश्व की जनसंख्या 90% भाग इस पर 10% क्षेत्र पर निवास करती है। विश्व के लगभग 60% जनसंख्या केवल 10% देशों में निवास करती है। ये अभी हमने पढ़ा ही था, और जिसमें से 6 देश एशिया में स्थित हैं। ये देखो मेन पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको याद करना है, ठीक है ना। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, एक बार दिमाग में बिठा लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए कि जो विश्व की 60% जनसंख्या है वो कहाँ रह रही है, 10% देशों में ही रह रही है, क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ के संसाधन वो सब उसको प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे वो जनसंख्या है। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, जैसे हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये सब जो है प्रभाव वह जनसंख्या उनको जनसंख्या प्रभावित करती है। अब है जिसमें 6 देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। अब 60% जो जनसंख्या जो उसमें 6 देश किसके हैं, हमारे एशिया महाद्वीप के हैं। अब है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। ये बात हमने अगली क्लास में की थी कि जन घनत्व किसे होता है कि एक प्रति वर्ग किमी में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, जन घनत्व कहेंगे। इनकी गणना कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल में भाग देकर की जाती है। अभी हमने नेक्स्ट 5 मिनट पहले ही पढ़ा है कि ऊपर क्या लिखेंगे, कुल जनसंख्या, और नीचे लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। उससे हम किसी भी स्थान का, किसी भी देश का, किसी भी गांव का, किसी भी शहर का, वहाँ का जन घनत्व निकाल सकते हैं। संसार के कुछ भागों में जनसंख्या घनत्व 200 किमी प्रति वर्ग किमी से भी अधिक है। इन क्षेत्रों को संघन आबाद क्षेत्र कहा जाता है। यानी 200 से भी अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, संघन आबाद वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जनसंख्या कैसी है, संघन है, ठीक है। अब देखिए, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण शीत मरुस्थल, विष्णुवत रेखीय उच्च वर्षा का क्षेत्र व उच्च पर्वतीय क्षेत्र विरल आबाद वाले हैं। देखिए, जैसे हमने अगली क्लास में कहा था कि भाई जनसंख्या को सब चीज़ें, सारे फैक्टर उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। वहाँ की इकोनॉमिक, वहाँ की पॉलिटिकल साइंस यानी वहाँ की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, वहाँ का धरातल, वहाँ की जलवायु, वहाँ के संसाधन सब प्रभावित कर रहे हैं, है ना। जल की मात्रा, ये सब चीज़ें जहाँ अच्छी होगी जनसंख्या वहाँ पे क्या करेगी, ज़्यादा निवास करेगी। और ये सब चीज़ें जहाँ पे कम मात्रा में होगी, कम सुख सुविधा होगी, वह जनसंख्या क्या करेगी, कम निवास करेगी। तो विश्व में भी यही सारी चीज़ें हैं। विश्व में भी जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पे क्या है, जलवायु ऐसी कि वहाँ पे साधारण अच्छा सा जीवन हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते। उष्ण में शीत मरुस्थल, जैसे अभी हमने कहा था, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, ऐसे में भी मानव नहीं रह पाएगा। विष्णुवत रेखीय उच्च वर्षा का क्षेत्र, जो हमारी भूमध्य रेखा है, विष्णुवत रेखा है, वहाँ पे उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे भी जनसंख्या क्या होगी, विरल ही होगी। अब जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारण है। यानी भौतिक कारण यानी जो हमारे पर्यावरण है ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं, जो भू आकृति है, जो मृदा है, मिट्टी है, जनसंख्या वितरण को, यानी जनसंख्या की जो संख्या है वो ज़्यादा है या कम, ये सब चीज़ें उसको प्रभावित करेगी। खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण जैसे आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। यह हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि अगर कोई भी क्षेत्र है वहाँ पे अच्छा खनिज है, अच्छे खनिज होगा तो क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्र अच्छा होगा। नगरीकरण
आराम से पैसा होगा तो फिर क्या होगा, अच्छा शहर बसा हुआ होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी सब प्रकार की सुख सुविधा होगी, तो नगरीकरण भी होगा ये। और आर्थिक कारक भी लोगों को जनसंख्या को मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो जनसंख्या भी वहाँ पे क्या होगी, खूब ज़्यादा मात्रा में रहेगी। तो ये सभी कारण जनसंख्या को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के स्थान पर राजनीतिक स्थिरता व शांति जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है। देखिए धार्मिक कारक भी भाई एक होता है कि हमारे इस जाति के लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा निवास कर रहे हैं, तो जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा रहना चाहती है ना। इसके अलावा राजनीतिक कारक, भाई राजनीतिक स्थिति अच्छी है, कोई भी राज्य है या कोई भी शहर है, वहाँ की अच्छा शासन व्यवस्था, बिल्कुल कोई चोरी नहीं है, कोई भी प्रकार की और जो हम कहते हैं अराजकता नहीं है, मतलब हर प्रकार से शांति है, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या रहेगी, आराम से रहेगी, लोगों को अच्छी आर्थिक सुविधाएं मिल रही है। तो इस प्रकार से ये सब फैक्टर क्या करेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी तौर पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। जैसे अभी हमारे भारत का कोई भी नागरिक है और वो कहाँ चला गया, अमेरिका में चला गया, वहाँ पे वो अपनी कोई नौकरी कर रहा है या कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो उसको जानने को क्या कहेंगे, हम प्रवास कहेंगे। जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। एक तो कौन सा, जन्म दर, यानी कितनी जन्म हुआ जनसंख्या का, एक कितनी मृत्यु हुई, और एक तीसरा जो घटक होगा वो क्या होगा, प्रवास, यानी एक स्थान से कोई जो मानव है या मनुष्य है वो अपने जगह को छोड़ के दूसरी ओर चला गया, तो जहाँ से गया वहाँ पे तो जनसंख्या क्या हो गई, माइनस हो गई, और जहाँ से गया और जहाँ पे वो गया वहाँ पे जनसंख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये तीनों घटक क्या करेंगे, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करेंगे। जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान, जिस स्थान पर आगमन करते हैं उसको गंतव्य स्थान कहते हैं। यानी देखो प्रवास और उद प्रवास, एक जिस स्थान से दूसरे स्थान पर किया उसको तो प्रवास का, और एक दूसरे स्थान पर रह गया उसको क्या कहेंगे, गंतव्य स्थान कहेंगे। हमारा एक पूरा चैप्टर है प्रवास का, उसमें हम ये सारे चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छा चैप्टर है। देखिए अब जो आगे है, विश्व में जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। अब 5 अरब से 6 अरब होने में 12 वर्ष लगे थे। ये भी हमने जो हमारा एक डायग्राम जो बनाया था उसमें हमने देखा था कि पहले क्या था कि 5 अरब से और 6 अरब होने में कितने लगे, 12 वर्ष लगे। और मतलब जो 1 करोड़ थी है ना, उसको 1 अरब होने में उसको कितने वर्ष लगे थे, 200 वर्ष लगे थे। हमने पढ़ा था ना कि भाई 22 करोड़ को 1 अरब होने में 200 वर्ष लगे थे, और 5 अरब से 6 अरब होने में कितने लगे, सिर्फ 12 वर्ष लगे हैं। अब देखिए रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधा में सुधार तथा स्वच्छता ने मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में मदद की है। देखिए जब हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था कि वह जो हमारा समय था जब हमारी क्या हुई थी, जनसंख्या तो बढ़ी थी परंतु मृत्यु दर घटी थी। देखिए एक जनांकीय संक्रमण एक सिद्धांत चलता है जो कि हम जब जनसंख्या संरचना सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें इसको पढ़ेंगे। एक बार तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि भारत की जनसंख्या और विश्व की जनसंख्या। अब इनके जो सिद्धांतों के लेसन है वो हमारे जो अगले लेसन होंगे उसमें हम इनके बारे में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, अभी क्या हो गया, पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों में ज्ञान नहीं था तो जनसंख्या भी क्या होती थी, तीव्र गति से बढ़ती थी। अभी क्या हो गया, शिक्षा का स्तर बढ़ा, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चले तो जनसंख्या में क्या हुई, कमी हुई। परंतु उसके प्लस में क्या हुआ कि पहले के ज़माने में चिकित्सा की सुविधाएँ नहीं थी तो छोटी छोटी बीमारियों से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अभी क्या हो गया, चिकित्सा की सुविधा बढ़ रही है, उस बढ़ जाने के कारण मृत्यु दर में क्या हो रही है, तीव्रता से क्या हो रही है, घटाने में मदद कर रही है। यानी जो पहले मृत्यु दर ज़्यादा होती थी अब मृत्यु दर क्या हो गई है, कम हो गई है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अब देखो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक होगा। देखो जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी तो आर्थिक विकास क्या होगा, कम होगा, और जनसंख्या कम होगी तो आर्थिक विकास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एक परिवार जिसमें 10,000 है और उसमें 10 लोग हैं, एक परिवार जिसमें 10,000 वहाँ का आर्थिक उपज है और 4 लोग का, तो वो तो है ही है ना, उसका सहसंबंध है। विश्व में औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। देखिए मोस्ट है, इसको थोड़ा एक बार याद कीजिएगा। जो औसत है सारा वो कितना है, 45। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था
कि जो संघन आबादी वाले क्षेत्र हैं उनका कितना बताया था उन्होंने, 200 बताया था। और औसत की बात करते हैं तो कितना है, 45 है। मार्क्स के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इन्हें अचानक गिरावट के रूप में सामने आता है। अब अगर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई परंतु वहाँ पे क्या हो जाए, अचानक अकाल पड़ गया या कोई बड़ी महामारी चल गई है ना, बीमारी चल गई, युद्ध हो गया, किसी देश ने उसके ऊपर युद्ध कर दिया, तो अचानक क्या होगा, वहाँ की जो जनसंख्या होगी उसमें क्या जाएगी, गिरावट आएगी। तो ये कारण अचानक गिरावट आने वाले हैं कि जनसंख्या वृद्धि में जो क्या कर देते हैं, अचानक गिरावट कर देते हैं। अब शिक्षा, गर्भ निरोधक के सुगम उपलब्धता का बड़े परिवार के लिए कर निरुत्साह जैसे कुछ प्रावधान जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। जैसे देखिए, अब जो परिवार नियोजन हमने कहा था, शिक्षा का स्तर बढ़ने से इन सब चीज़ों का अगर प्रयोग करें तो क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आज की क्लास के लिए हम इतना ही। अगली क्लास में हम और इसका विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।